जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति इत्यादि, इस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारीगण, अन्य अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आज इस विश्वविद्यालय में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आज का ये आपको जो संबोधन दे रहा हूँ विश्वविद्यालय के अनुभव पर नहीं बल्कि अपने खुद के अनुभव। क्योंकि जब मैं यहाँ पे 2021 के दिसंबर में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया, उसके बाद एक बार मुझे राज्यपाल महोदय ने बुलाया तो कहा कि काफी सालों से बलिया में विश्वविद्यालय बनाने की बात चल रही है, वहां पे कुछ काम हुआ लेकिन आगे कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि वहां सुधा ताल आ गया और सुधा ताल का की वजह से कोई निर्माण वहां पे संभव नहीं। वहां पे पूरी बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के बीच में कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। मैंने मैडम से कहा कि अगर जिस किसी ने देश को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इसकी शुरुआत की थी 6-7 साल पहले, मैंने कहा जब उसका शुरुआत किया होगा तो लोगों ने जरूर देखा हो, ऐसा बोले कि साल के भीतर कोई विश्वविद्यालय बना देगा। इसलिए हमें इसका तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्यों नहीं बना। उसके बाद मैंने यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर चीफ को भेजा, उनके एक्सपर्ट्स को भेजा, कोई सोल्यूशन नहीं। फिर मैंने यहाँ के अपने विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उच्च शिक्षा विभाग के, उनको भेजा, उनके साथ हम लोग को भेजा, वो भी देख करके यहाँ पे आगे बोला कि आपको कुछ बात संभव नहीं, रात आने उसके लिए तो कुछ पॉसिबल। फिर मैंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि सुराह काल तो मैं बचपन में देखा हूँ, मैं अभी हमारे परिचय जो दे रहे थे थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूँगा। बलिया में पढ़ा नहीं, बहुत थोड़ा सा मुश्किल से 6-7 महीने बलिया और मैं स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड द नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर का हमारा रिजल्ट था उसके लिए हमारे स्टेपिंग स्टोन था बलिया, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पोस्टेड थे। तो मैं कुछ 6-7 महीने बस एनडी कॉलेज में पढ़ा हूँ, उसके बाद गाँव से आया, पढ़ा और 7 महीने के बाद में यहाँ से फिर उसके के बाद मेरा रास्ता कुछ अलग। लेकिन हाँ, चूंकि मेरे पिताजी यहाँ पे पोस्ट में थे, इस तरह छुट्टियों में आया करता था और बलिया को मैं अच्छी से देखने का मौका मिला। सुराह ताल भी सब आया, बसंतपुर भी मैं आया, बहुत सारी जगह में इसको देखा। तो इसका रास्ता निकलना चाहिए, मैं रास्ता बताया कटहर नाला जो पता चला कि वो कटहर नाला की वजह से ही सारा है और उसका जो आउटलेट था, जो रेगुलेटर था वो इतना छोटा था कि वो पानी भी ले आता था। क्या रेगुलेटर का साइज को बढ़ा दिया, नाले को साफ कर दिया जाए। मुझे खुशी है कि आज रेगुलेटर, और मैं आके देखा जब रेगुलेटर पूरा बन गया तो खुद आके देखा था मौके पे जा करके रेगुलेटर बनने का कैसे पानी चोरी पूरा का पूरा जो सुराख या आपका कटहर नाला था, उस नाले को पूरा सफाई करने के बाद कितनी उसमें पानी की कैपेसिटी होती है और फिर आपको यहाँ पे बाढ़ नहीं आती, क्योंकि वो गंगा जी का जो पानी आता था उसको निकलने का रास्ता है। फिर उसके बाद निर्माण का काम चालू, निर्माण काम चालू होने के बाद फिर कोई बहुत सारे हमारे यहाँ देश में विकास के काम को रोकने वाले बहुत लोग हैं, करने वाले बहुत कम लोग हैं। और तो उनको जो किसी चीज पछता नहीं है, कोई अच्छा काम होगा तो पछता नहीं। और ये एक नहीं बल्कि 10वीं नगर देश का पार्लियामेंट भी मैं बनवा रहा था, मैं बनाता नहीं तो बनवा रहा था। तो 9 बड़े लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एनजीटी में लोग केस दायर कर दिए और उसको किस प्रकार से मैं उस केस को लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, एक सारा किस प्रकार से उसके जो है उसका पूरा डेस्टिनेशन तैयार किया, कैसे किया कि कैसे ये देश को बदलने वाली चीज है और कोई दिक्कत नहीं है। सब सारी मन का कंफ्यूजन सही तरीके से देख नहीं पा। और सर्वोच्च न्यायालय में जब सारे 9 केस गए, उसमें एक से बड़े लोग थे जिनका नाम पूर्व में पढ़ते हैं, सारा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गार्ड भी लगाई और उसके साथ साथ परमिशन दिया और आज पार्लियामेंट आगे को पार्लियामेंट तैयार। उस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन भी तो मैंने कोशिश की एनडीटी को, तो एनडीटी में जब सारी बातें गई तो सामने रखा गया तो उसके
उसके बाद से यूनिवर्सिटी बनना चालू। आपको ख्याल होगा कि यहाँ पे मैं आया था और आकर के उसको जो निर्माण एजेंसी में काम करना नहीं चाहते थे, तो यहाँ वालों से परेशान हो गई थी, तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं करने देगा, फिर कोई शिकायत लेके चला जाएगा। लेकिन मुझे मालूम था कि यहाँ पे कोई लोग और है जो उसको नहीं कर रहे, इस तरह की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे मन में एक बात तो साफ थी, पॉजिटिव थिंकिंग कि हम इस काम को तो पूरा करें। क्योंकि उसमें मुझे ख्याल है जब 21-22 में जब शुरुआत में माननीय राज्यपाल महोदय ने मुझे कहा था, तो लोग मुझे ये कह रहे थे कि इस विश्वविद्यालय को रसड़ा ट्रांसफर कर दिया। तो रसड़ा में उनको जमीन लग रही थी कि वहाँ पे कताई मिल की जमीन खाली पड़ी, उसी में कर दिया। तो मैंने उनसे एक बात है, कताई मिल की जमीन देना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दूसरे डिपार्टमेंट की जमीन है, उसको अपने पहले उसको डिनोटिफाई करना होता था, सरकार की व्यवस्था को मुझे मालूम रखना चाहिए। और रसड़ा तो इतना दूर पड़ता बलिया हेडक्वार्टर है, जनपद का मुख्यालय है, और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बलिया के इतिहास में इतना बड़े सारे जब पौराणिक रूप से देखें आप, स्वतंत्रता संग्राम में कितना अच्छा, तो बलिया ही होना चाहिए। और आज जब मैं पूरा देख रहा था, तो मैं आज यहाँ पे आपको संबोधन करने के लिए नहीं आया। मैंने कितना जी तो फोन किया, मुझे तो बलिया आना था, क्योंकि मुझे माननीय जयशंकर सिंह जी जो परिवहन मंत्री, उन्होंने कहा कि आप कार्तिक पूर्णिमा पे आइए, वहाँ पे गदरी मेला है, यहाँ पे सीधे गदरी मेला जा रहा हूँ, गदरी मेला आइए, यहाँ पे गंगा जी का स्नान करिए, यहाँ पे एलडी कॉलेज है जिसमें आप पढ़े, उसको आप देखिए, उसको कैसे आप उसका पुनर्निर्माण करें, तो ये सब पूछ के मैंने गुप्ता जी को फोन किया कि मैं आ रहा हूँ 5 को, और मैं 6 तारीख को बच्चों को सपोर्ट, मैं आऊँगा तो जरूर सपोर्ट। 6 तारीख को छुट्टी, 6 तारीख को छुट्टी है, कैसे संभव होगा? मेरा छुट्टी है तो क्या वो आपने बुलाइए, क्योंकि मैं तो फिर नहीं रहूँ, और मैं आपका यूनिवर्सिटी को देखना ही चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी देखने आऊँगा तो बच्चों को भी संबोधित करना तो एक और अच्छी बात हो जाएगी सबके साथ। इसलिए मैं कहूँगा कि अपने आप को मैंने खुद इन्वाइट किया यहाँ आने के लिए, और इन्वाइट किया तो विश्वविद्यालय देखने के लिए, और आज मुझे ये सब सारी की सारी कुछ नहीं था, और कुछ होने की संभावना नहीं थी। ये सारी चीज यहाँ पे बदला जाने की या कहीं और जाने के लिए सोच रहे थे कि विद्यालय को कर दिया, और आज इतनी शानदार भवन आपका बन गया, उसमें कमियां जरूर है, कभी तो आपने भी, आप अपने आप को, अपने शरीर को देखिए, आप 100 कमी नहीं करते, इन कमियों को आप दूर करके फिर भी ऐसा कुछ नहीं करते कि चलो अपनी जान मार दी, इन कमियों को दूर करके आप आगे बढ़ते। कमी कहाँ नहीं है, और इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, मन के अंदर ये भाव होना चाहिए, उसे दूर करके हमको कैसे आगे बढ़े। तो आज आपको इतना सुंदर परिसर मिल रहा है, देखने में घुसते ही आपको इतना बढ़िया, आपका जो यहाँ का द्वार बना है, द्वार इतना सुंदर द्वार बना है, मैं लाइब्रेरी देखा, इतनी सुंदर लाइब्रेरी, इतना बढ़िया आपका जो यहाँ का प्रशासनिक भवन बन गया, एकेडमिक ब्लॉक बन गया, यहाँ के जो बाकी सारी फैसिलिटी, और उसके ऊपर आपको बिल्डअप करना है, जितना बन गया उसके आगे बढ़ाना। तो विश्वविद्यालय को तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि विश्वविद्यालय ऐसा तो एक तो नाम विश्वविद्यालय है, ये कोई विद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय, उसकी उस शान को उसके रूप में लेके आना है। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तो आपको दूर बन गया, यहाँ पे तो आने की कोई व्यवस्था नहीं, ठीक है, जब बन गया तब तो इसको उठा करके कहीं और छोड़ नहीं जा सकते, आप व्यवस्था बनाइए। शहर अपने आप धीरे धीरे, अपने विश्वविद्यालय यहाँ बनेगा तो शहर धीरे धीरे खसका है, तो थोड़े से आप देखोगे, ज्यादा नहीं। मैंने शहरों को, तो मैं भारत सरकार का सचिव रहा 5 साल, भारत सरकार का सचिव रहा, इसी बात का आवास शहरी कार्य बनता है, शहर किस तेजी से बढ़ते, क्योंकि हर आदमी अपने जीवन को सुधार करना है, और सुधार करने के लिए उसको बच्चों को बेहतर शिक्षा चाहिए, उसको अपने घर वालों को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, उन्हें लोगों को बेहतर मनोरंजन चाहिए, उन्हें बेहतर, उन्हें रोजगार का साधन चाहिए, उन्हें व्यवसाय का बेहतर साधन चाहिए, उन्हें जीवन के स्तर को सुधार करने के लिए वो हर आदमी तत्पर है। गाँव में है, गाँव में खेती करता, लेकिन गाँव में उस स्तर का उसकी व्यवस्था नहीं होगा, उस व्यवस्था को चाहे गाँव में भी रखेगा, खेती करेगा, लेकिन वो शहर में कितना पाएगा। और आने वाली जनरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए कोई नई नई आज का इनोवेशन, बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्था, नई नई चीजें हो रही। आप चाहे लोगों को खाने के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बेहतर मैंने आपका जो अच्छी तरीके से उनको रहने, हर तरह से इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे आ रही है, तो लोग धीरे धीरे करके आने वाले समय में शहर कर पाएंगे, और शहरों की संख्या, शहरों की आबादी भी बढ़ेगी, शहर की व्यापकता भी बढ़ेगी, उसका साइज भी बढ़ेगा, और वो शहर को एक सुव्यवस्थित तरीके से बढ़ाना पड़ेगा।
जैसे कल में किसी भाग में गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत सुव्यवस्थित नहीं था, प्लान नहीं, अनप्लान, तो वो भी करना होगा, वो करते रहे। तो ऐसे में आपका विश्वविद्यालय आप देखेंगे ज्यादा नहीं, 5-7 साल के अंदर अंदर ये सारे शहर भी नहीं, तो बहुत सारी व्यवस्था होती है, तब तक लोग साइकिल से आ सकते हैं। प्राइवेट बहुत सारे संसाधन होते हैं, ऑटो, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है, स्कूटी होती है, उससे लोग आ सकते हैं, बस हो सकते हैं, उससे आ सकते हैं। लेकिन फिर तो ये शहर का पार्ट में यही लोग तमाम सारे बसना चालू कर, आपके प्रोफेसर लोग बसना चालू कर, जमीन लेकर के खरीद करके आप बसना चालू कर। ये यहाँ पे हॉस्टल बनने चालू, आज तो सरकार ने नई व्यवस्था बनाई और प्राइवेट हॉस्टल बनने चालू। ये भी मुझे सौभाग्य मिला भारत सरकार में, मैंने मॉडर्न टेनेंसी एक्ट को बनाया, मॉडर्न टेनेंसी एक्ट के बनने का बहुत सारे हॉस्टल्स लोग बनाना चाहते हैं। तो इसमें आज जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, तो आपको ये चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या है? आपका माइंडसेट, आपके सोच का तरीका बहुत बड़ा चैलेंज। आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्या करते हो? और मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बताना कि आपको बहुत बड़ी चीज हमने यहाँ पे करा दी, ऐसा कुछ नहीं करा। ये तो मुझे सौभाग्य मिला, राज्यपाल महोदय ने मिला, मुझे उस समय में था, मुझे सौभाग्य मिला कराने के थे, मैंने करा दिया। कहीं और होता वहां करा देते, ये मुझे सौभाग्य मिला एक पब्लिक सर्विस इसलिए करा। लेकिन ये चीज बताता है कि कितना चीजें परिवर्तन करके आप क्या क्या करा सकते हो, कैसे करा। कभी भी मैं जब गुप्ता जी का घूमता था, बता रहा था कि मैं आपका वाटर बॉडीज के बारे में बात की, बेंगलोर में आनंद है, उनको मैं बात करूंगा, उनसे बात करूंगा कि कैसे यहाँ पे वाटर बॉडीज और बेहतर कर सकते हैं। नेचुरल स्ट्रेंथ जो आपकी समस्या, उस समस्या को कैसे आप अपनी ताकत बना सकते हैं। उन्होंने उनको देखा, मैंने देश में तमाम सारे हमारे प्रदेश में उनसे मैंने बहुत काम किया, यहाँ भी उनको वो काम कर सकते हैं। और ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो कि उनको व्यवस्था में सुधार, इसलिए आज आप सबके बीच में हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या काम हुआ। और मुझे बहुत खुशी हुई आज देख करके आप विश्वविद्यालय वहाँ जमीन पे था, कुछ नहीं था, इतनी सारी चुनौतियाँ थी, बट आज ये इतना व्यापक रूप में एक नए स्वरूप में खड़ा होगा। मैं यही विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय और बेहतर होगा और अच्छा इस पूर्वांचल के लिए, और पूर्वांचल के हमारा सबसे सुदूर, जो सबसे हमारा अंतिम जो जनपद है हमारे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उस जनपद के लिए बहुत बड़ा। बच्चों, आपने सुना होगा, बहुत बार आप सुनते होंगे उत्तर प्रदेश है 2024 या भारत है 2000, विकसित भारत है 2024, आप सुनते होंगे विकसित भारत है 2024 का क्या मतलब? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, क्योंकि आपके दिमाग में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर भारत विकसित बनेगा 2047 में, उसका क्या मतलब होगा आपको सोचना चाहिए। क्या होगा 2047 विकसित बनेगा, कोई नया भारत थोड़ी हो जाएगा। उस भारत में क्या हो जाएगा जिसमें से आप उसे विकसित भारत 2047 और ये लक्ष्य लेने का बहुत बड़ा, इतना बड़ा लक्ष्य लेने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से वो देश के पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने पंचप्रण की बात, और पंचप्रण में पहला उनका प्रण था कि हम अपने देश को 2047 जब आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तो अपने देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक भारत को विकसित देश। दूसरा उनका प्रण क्या था, आप अगर नहीं देखें तो आप उसको जरूर, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाकर के उस 15 अगस्त 2047 2022 का जो माननीय प्रधानमंत्री का राष्ट्र संबोधन, उसको जरूर सुनिए। दूसरा उनका प्रण था कि हम अपने अंदर जो एक गुलामी की मानसिकता पाल रखे हैं, उस गुलामी की मानसिकता को हम उससे बाहर निकालें। हमें अपने चीजों पे गर्व नहीं होता, हम दूसरों की चीजों को गर्व करते हैं। अगर कोई एक आदमी यहाँ पे कोई विदेशी चीज आ जाए, चाहे वो किसी हालत की, और मुझे एक्सपोजर है बहुत दुनिया भर में तमाम सारे देशों में अपने देश का प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने राज्य का प्रोजेक्ट करने का मुझे मौका मिला। दुनिया के तमाम सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मुझे मौका मिला। मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हूँ, हॉलैंड में पढ़ा हूँ, इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, अमेरिका में पढ़ा हूँ, लंबे लंबे अंक की मैंने पढ़ाई की, और मुझे मालूम है कि हम लोग से अच्छा वहाँ भी जाकर के, चाहे हॉलैंड का विद्यालय वहाँ भी जाके मैंने टॉप किया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर सिडनी में वहाँ भी जाकर टॉप किया। ऐसा हमने देखा कि हमारे हमसे अच्छी कैपेसिटी नहीं, केवल हम अपनी चीजों पर गर्व नहीं करते। जब हमारा प्रोग्राम था स्मार्ट स्टडी का प्रोग्राम, हम दुनिया भर का जो सबसे सीखते थे, और सीखने के लिए तो हमें हमेशा हमारा दरवाजा खिड़की तो हमारे जो
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि हमेशा अपनी सारी खिड़कियों को खोल के रखो, कहाँ से क्या नॉलेज आ जाएगा भाग में, उसको हर नॉलेज को ले, हर ज्ञान को ले, लेकिन अपनी चीज पे जो हमारा जो जो हमारी अपनी चीज है उसको अपने हिसाब से मंथन करके हम उसको डालें। तो जो विदेशी मानसिकता जो हमारी जो एक गुलामी की मानसिकता अपनी थी, हम कम है, हम कमतर है, जब तक हमको दूसरे से जब तक हमको जो है इंडोर्समेंट नहीं मिलेगा तब तक हम सही नहीं। इस मानसिकता से बाहर निकलें। ये भारत ऐसा है जो कि आज से 10,000 साल पहले जाओ तो ये वो देश है जिसके बारे में सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहाँ कहते थे कि दूधों की नदियां बहती, जहाँ आने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते थे, गायत्री देवा कुलदीप कानी पुण्यात्म भारत लोग आगे, यहाँ पे देवी देवता भी आने के लिए लालायित रहते। यहाँ हमारे आज हजारों साल पहले जो हमारे वेद लिखे गए, उन वेदों के बारे में आज भी ज्ञान का जो सबसे बड़ा भंडार हमारे वेदों में, पुराणों में, इतिहास में, इतनी सारी चीजें। उस जमाने में हमारे जो ऋषि, आप ऋषि भारद्वाज के बारे में आप सुनते हो, ऋषि भारद्वाज इतने बड़े वैज्ञानिक थे, और हर हमारे जो ऋषि थे वो कोई वैज्ञानिक थे, तो कोई किसी क्षेत्र में, कोई कृषि में, कोई आपका जो है आकाश के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, कोई हमारा समुद्र तंत्र के बारे में, कोई इसके जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। तभी आप जो अगर किसी की आप पढ़िए, आप जो जिस प्रकार के सुश्रुत के बारे में देखिए, कैसे ऐसी सर्जरी के बारे में, मेटल्स के बारे में, इतना सारा ज्ञान हजारों साल पहले था जब लोग जिनको चलना नहीं आता। तो हम तो उस देश के रहने वाले थे, क्योंकि हमारे पास गुलामी पिछले 1000 साल तक गुलाम हो गए, और गुलामी के समय अपने आप को भूल गए। क्योंकि इतना सुंदर आपका सब देख लो, यहाँ पे काला पर्दा लगा दो तो काले पर्दे के पीछे कुछ नजर नहीं आएगा, वो हमारे सामने गुलामी का पर्दा लगा, उस पर्दे से अपनी विरासत पे, तीसरा जो पड़ता है अपनी विरासत पे गर्व करना। हमारी विरासत जो हमारी इतना बड़ा हमारा जो चाहे संस्कृति हो, चाहे आध्यात्म हो, इतिहास हो, आपकी जो चाहे स्थापत्य कला हो, हर चीज के बारे में इतनी बड़ी विरासत हमारे पास, हर जगह हमारे पास विरासत ही विरासत, उस पर कर। चौथा उनका प्रण था कि हम सब लोग मिल करके, एकजुट होकर के, सबको इंक्लूसिव भारत, सबको मिल करके अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो पांचवा था अपने कर्तव्य की भावना को पूरा। हमारा जो कर्तव्य और आपका क्या कर्तव्य, इसमें पढ़ना करना। शिक्षकों का कर्तव्य कि बेहतर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप अपने कर्तव्य भावना को पूरा करेंगे तो अपना देश अपने आप आगे बढ़ेगा, और देश 2047 में विकसित बनने का मतलब है कि हम एक बार दोबारा वो जो विश्व के जो तमाम सारे देश है, जब हम पढ़ा करते थे तो हम विकसित नहीं, बल्कि विकासशील नहीं, बल्कि अविकसित, उस टाइप के हम उस तरह से ऐसे हम निकले, हमेशा विकासशील भारत हुआ करते। जो विकसित भारत बनेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी टॉप क्वालिटी का होगा, चाहे वो रोड का हो, रेल का हो, हवाई जहाज का हो, जल मार्ग का हो, हर तरह से मेट्रो सिस्टम के बारे में हो, रीजनल रैपिड सिस्टम के बारे में, सारा सारा हमारा उसी स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमारा जो है, जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था उस स्तर की हो, हमारी जो है चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था उस स्तर की हो, हमारी जो जो हमारा नॉलेज, जो तमाम सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, आज आप देखिए कि देश में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आप कोई भी क्षेत्र टेक्नोलॉजी का लीजिए, उसमें भारत अग्रणी श्रेणी में, चाहे वो 5G 6G के बारे में हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हो, चाहे क्लीन टेक के बारे में हो, एडटेक के बारे में हो, हेल्थ टेक के बारे में, हर चीज, एग्रीटेक के बारे में, चाहे रोबोटिक्स के बारे में हो, ड्रोन के बारे में, जो आपके जो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, आप किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, आप देखिए भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में आप आगे बढ़े। आज भारत जो है एक जो विश्व गुरु बनने के लिए जो उसको जो चीज चाहिए, उस प्रकार से इस तरह से करना कि हर चीज में सबसे आगे। तो इस ऐसी चीज करने से लाभ क्या मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा? उससे आपकी इकोनॉमी को लाभ। और भारत की अर्थव्यवस्था आपको जानकर के खुशी होगी कि आज से ज्यादा में 10-11 साल पहले हम लोग दुनिया के 10वें बड़े देश हुआ अर्थव्यवस्था, आज हम दुनिया के चौथे बड़े अर्थव्यवस्था के है। हमारी $4 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी, और जैसा यहाँ पे कह रहे थे कि बहुत जल्दी हम तीसरी बड़ी व्यवस्था बनेंगे, अमेरिका, चाइना, और उसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी भारत। इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था का जो लोगों को विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारी अर्थव्यवस्था करीब 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी 2047।
और 35 से 40 डॉलर ट्रिलियन डॉलर का मतलब कि आज से लगभग 4, आज से कितनी, आज हम 4 के आए, मैंने 9 गुनी 10 गुनी हमारी जब अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आप सोच सकते हो कि कितना समृद्धि हो, और वो समृद्धि कहाँ जाए? लोगों की जिंदगी को सुधार करने के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार करने के बारे में, और उसका लाभ किसको मिलेगा? आप सबको लाभ। 47 में आप बिल्कुल प्राइम एज में होंगे। आज आपकी उम्र जो है करीब 20 साल के आसपास, 25 साल के आसपास आपकी उम्र है, तब आप जो 40 से लेकर 45-50 के बीच होगा। इस जो भारत विकसित भारत होगा उसका लाभ आपको। लेकिन ये विकसित भारत अपने आप नहीं मिलेगा, जब सारे लोग अपनी कर्तव्य भावना को पूरा करेंगे। तो विकसित भारत कोई ऐसा चीज नहीं कि आपने कोई अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन लगा दी और उसका स्विच ऑन किया विकसित भारत बनेगा। ये पूरे देश को जब मिल करके एक साथ काम करना पड़ेगा, और इसीलिए देश अगर विकसित बनेगा तो हमारे प्रदेश को विकसित बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लक्ष्य को दिया कि हम उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे 2027। और आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से हमारे दोनों जो विधान मंडल के दोनों सदन, विधानसभा विधान परिषद में 24 घंटे ज्यादा लगातार इस जिले में चर्चा होती है। कैसे हर जिले में लोग पहुंचे और जा जाकर हर जिले में लोगों को संबोधित किया, लोगों से फीडबैक लिया, पब्लिक से फीडबैक लिया, और कैसे उसके ऊपर काम हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश जब भारत बढ़ रहा है तो उत्तर प्रदेश को उसी तरह से बढ़ना पड़ेगा। कैसे उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 360 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, उसका लक्ष्य रखा गया 1 ट्रिलियन डॉलर का। लेकिन 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का अगले 3-4 साल के बीच 2047 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की, 6 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, यानी आज से आप सोचिए करीब 15 से 20 गुना बड़ा हमारा अर्थव्यवस्था हो। तो 15 से 20 गुना बड़ा अर्थव्यवस्था हो तो कहा जाएगा पर कैपिटा इनकम, और सारे लोगों के कितने बढ़ जाएंगे। जब पर कैपिटा बनेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी सुधर जाएगी। ये चीज करने के लिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल गुजरा, आप देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे रोड नेटवर्क, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे अदर रोड्स हो, किस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका रेलवे सिस्टम में किस प्रकार से वृद्धि होती है। कैसे हमारा फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर का लगभग 50% उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर का करीब 5 से 7% हमारे उत्तर प्रदेश में। किस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारी व्यवस्था जो है उसमें सुधार हो। कैसे यहाँ पे जलमार्ग, नदियों में जलमार्ग का कैसे इसका उपयोग हो, कैसे जो है एक्सप्रेसवे, आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का प्रदेश है। कैसे यहाँ पे मेट्रो सिस्टम काफी बढ़ रहा है, देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली से मेरठ का उत्तर प्रदेश में बन चुका, 52 किलोमीटर बन चुका, बाकी बचा हुआ करीब 53 बन चुका, 82 किलोमीटर का बाकी भी पूरा तैयार है, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। हवाई अड्डे लगभग 21 हवाई अड्डे, मतलब हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मुझे ख्याल है 17 हवाई अड्डों पे ऑलरेडी यहाँ पे उपयोग में है। एक आपका जेवर एयरपोर्ट जब बन जाएगा जो हमारे पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, वो एक पूरा का पूरा हमारे वेस्टर्न यूपी को खोल देगा। और भी कई सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, 21 एयरपोर्ट यहाँ पे होगा। तो हमारे एयरपोर्ट्स के बारे में कैसे इसका परिवर्तन, इतना सारा परिवर्तन हो रहा है। आपके शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपने क्या सोचा था कि मेडिकल में विश्वविद्यालय बने? आज उत्तर प्रदेश में इतने सारे सरकारी विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, मुझे इस बात का गौरव मुझे मिला, मैं 43 नए प्राइवेट विश्वविद्यालयों का अनुमति अपने पीरियड में उनको चालू करने की अनुमति में एज ए मुख्य सचिव मैंने चालू किया। इनमें से मेरे सामने 12 तो चालू हो, मुझे आज पता चला कि 14 उसमें से प्राइवेट यूनिवर्सिटी चालू, इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी चालू हो। मेडिकल कॉलेज, बलिया में भी मेडिकल कॉलेज, मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पे तरीका ढूंढने का कि कैसे बन सकता, और मैं समझता हूँ कि इसका राज्य सरकार ने सैंक्शन कर दिया। आने वाले 3-4 साल में मेडिकल कॉलेज बन जाए, 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश के बन चुका है। हमारे इतने जो सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी इतनी सारी थी, लेकिन ये अभी बेस है, ऐसा नहीं कि यही सारा सब कुछ। अभी तो मैं बहुत लंबा रास्ता तय करना, बहुत लंबा रास्ता तय करना, उस लंबे रास्ते को तय करने में आप सबका योगदान। आज उत्तर प्रदेश में चाहे नई टेक्नोलॉजी के बारे में, सेमीकंडक्टर का आपको मालूम है कि वही नोएडा में एक नया चीज सेंशन किया। आज हम इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये सब हमारा बेस तैयार करता है। जब यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में मुझे सौभाग्य मिला
ये बात यहाँ का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पे कराया गया, समिट कराया, उस समिट में 35.5 लाख करोड़ का जो है एमओयू है। लोग कहने लगे कि सब सारे फर्जी है, तो कुछ हो नहीं सकता। अगले साल मुझे जो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सबमिट करा 10.26 लाख करोड़ का इंडस्ट्री ग्राउंड कर दिया, यानी उसके ऊपर काम चालू कर दिया। और आज उनमें से बहुत सारे लोग मुझे जो कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमारा देखिए चालू हो गया, आइए आगे के देखिए, उनके साथ इतना जुड़ाव। 10.26 लाख करोड़ की इंडस्ट्री वहां पे चालू है। आज में 2 ही डिफेंस कॉरिडोर बन रहे, 2 डिफेंस कॉरिडोर में, एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में 6 लोग उत्तर प्रदेश। टेक्सटाइल पार्क हिंदुस्तान में 5 बन रहे, जिसमें से एक पार्क टेक्सटाइल पार्क हमें सौभाग्य मिला इसका जो एयरपोर्ट सिटी के रूप में लखनऊ में इसको शुरू करने का, वो बहुत जल्दी इस पे काम चालू हो गया। तो आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदल रहा है। यहाँ के आईटीआई को टाटा के माध्यम से उसको पूरा का पूरा मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ताकि वो मॉडर्न शिक्षा को दे सके। तो शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हर तरीके से टेक्नोलॉजी के बारे में उत्तर प्रदेश हर तरह से पूरे अपने आप को, और ये बदलाव कर रहा है कि हम 2047 में क्या करने वाले, कैसे हम अपने आप को उस विकसित भारत का अंग बनाएं। और अगर हमारा विकसित भारत होगा, विकसित उत्तर प्रदेश होगा, तो हर जनपद को विकसित बनना पड़ेगा। बलिया नहीं रहेगा। बलिया को आप कहना भूल जाइए कि बलिया बैकवर्ड रहेगा। ये भूल जाइए कि पूर्वांचल का ये सबसे बैकवर्ड जनपद है, ये हमारा सबसे बैकवर्ड, क्योंकि जब अच्छा होता तो सबको अच्छा होता। और ये उत्तर प्रदेश की नीति जो माननीय मुख्यमंत्री रखी कि इसको हम किस प्रकार से पहले जितने डेवलपमेंट होते, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ वेस्ट में हुआ करना। पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में और मध्यांचल में कुछ नहीं होता था, बहुत कम हुआ करता, हार्डली कोई चीज हुआ करता। लेकिन जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो उसमें उस समिट में पता चला कि काफी सारा हिस्सा पूर्वांचल में अच्छा खासा हिस्सा जो था पूर्वांचल में था, बुंदेलखंड में था, मध्यांचल में था, और उसके ऊपर काम चला। आज जो एक्सप्रेस वे आती है, उसको जो एक्सप्रेस वे पहले हमारे गाजीपुर से लेके बलिया होते हुए, आपको पता होगा कि ये जो उसका एक विस्पर बन करके सीधे उत्तर प्रदेश की सीमा को क्रॉस कर, उधर दूसरे तक वो नेपाल सीमा गोरखपुर की तरफ उसको तो चालू भी हो। आप इस प्रकार से जो हमारे जो काम हो रहे हैं, ताकि प्रदेश का कोई भी हिस्सा अछूता न रहे विकास। जिस प्रकार से टूरिज्म के ऊपर काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लगभग 60 करोड़ पर्यटक, और पर्यटक जब आते तो एक पर्यटक के आने का मतलब है कि उतने लोगों को भोजन चाहिए, उतने लोगों को तमाम सारा सामान मिलने के लिए, उतने लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, उतने लोगों को वहाँ पे घुमाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, तमाम सारी व्यवस्थाएं। एक पर्यटक के साथ करीब 2-2.5 नौकरियां क्रिएट हो जाती। आज उत्तर प्रदेश में पर्यटन के नाम पे देखिए कि चाहे वो काशी का जो कॉरिडोर बना हो, चाहे अयोध्या के बारे में, आज वहाँ पे विंध्याचल के बारे में, जो इस प्रकार से इतने सारे अभी यहाँ पे भृगु बाबा का जो कॉरिडोर यहाँ पे बनने जा रहा है। तो जिस प्रकार से आज पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे नए आपके जो तीर्थ स्थान को सुधार कर, जो हमारे पर्यटक स्थल थे उस पर तमाम सारी फैसिलिटीज को सुधार कर, जो पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ेगी, और ये आपको नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर क्रिएट करें। उत्तर प्रदेश में नए अवसर क्रिएट करें, और उस अवसर को करने के लिए लाभ किसको मिल रहे हैं? आपको लाभ। आपको यू हैव टू बी इन द लीडरशिप पोजीशन। अगर आप ये सोचें कि हम उसमें क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि आज आप जिस काम में लगे वहाँ पे बेहतर से बेहतर करेंगे। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, और केवल पढ़ाई, किताबी पढ़ाई बंद अपने आप को मत रखिए। आप ये मत सोचिए कि केवल हम IAS और PCS अफसर बन जाएंगे तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। आप क्या कर सकते हैं? आप सोचिए किसी, अगर आप खेल में बहुत अच्छे, तो देखिए कि खेल में आज हिंदुस्तान पहले बार हमारी बेटियों ने वर्ल्ड कप उसको लेकर, हमारे यहाँ जो हमारे जो दिव्यांग थे उन्होंने इतने सारे मेडल ओलंपिक्स में, इतने सारे मेडल लेकर। पहले हमको जो पता था खेल में होता था, ओलंपिक गेम हुआ करता था, जो एक किसी को ब्रोंज मिल जाए तो चलो एक ब्रोंज मिल गया, ये तो कहते हैं चलो ब्रोंज को मिलते रहे। आज 10 आपको मेडल मिलते हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान में 50 मेडल मिलना चालू हो। खेल के बारे में एक नई किस्म की जागृति आ गई लोगों, और ये सब जागृति जो होती है, ये सारी विकास के पैमाने हैं। ये विकास को आप बता रहे हैं कि कहाँ पे आपका विकास जाने वाला है, आप उससे क्यों छूटे? क्योंकि ये इंक्लूसिव भारत है, स्पेशल भारत।
ऐसा भारत जो अपने आप को एक नए ऊंचाई तक ले जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम ऊंचाई कहीं से ऊंचाइयों पे थे हम किसी जमाने में, आज से ज्यादा नहीं, अगर 1500 साल पहले जाओ तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 30% ज्यादा अर्थव्यवस्था था। जब यहाँ पे मुगलों का शासन था तब भी हम 25% के आसपास पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हुआ। लेकिन हमारा जो गुलामी का इस प्रकार से, जो इस कदर से हमारे दिमाग में गुलामी की परतें बढ़ती चली गई, जिसके नाते हम लोग पीछे हो गए। आज दुनिया के अंदर 2-2.5% हमारा अर्थव्यवस्था है। लेकिन एक बार भारत जग चुका है, दोबारा अपनी उसकी ताकत को महसूस कर लिया, और उस ताकत को लोगों ने देखा। कोविड जब आया, जो वैश्विक महामारी, दुनिया की तमाम सारी अर्थव्यवस्थाएं, तमाम सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तबाह हो रही थी, इतनी सारी जो वहाँ पे मौतें आ रही थी, भारत ने लेकर मौतों को कम किया, बल्कि भारत ने दुनिया के तमाम सारे देशों में मौतों को कम करने के लिए वैक्सीन की सप्लाई की। हमारे यहाँ इतने सारे लोगों को वैक्सीनेशन किया, और वो कहाँ से? लोकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीनेशन। तो आज हम जो बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सुनिए, आत्मनिर्भर भारत की बात। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे अच्छा क्या काम किया, वो डिफेंस के वो प्रोडक्ट जो कि हमारे खुद हमने बनाए थे, जहाँ में हम आत्मनिर्भर थे। और आने वाले समय में हम और तेजी से आत्मनिर्भर बने, क्योंकि हमारे इनोवेशन का एक नया बयार चल चुकी है, एक नया स्टार्टअप के बयार चल चुकी है, एक नई जो ऐसी कार्य संस्कृति की आप किसी भी जगह जाएंगे। IIT में मैं जाता हूँ, अभी मैं IIT से कल यहाँ पे आया, IIT कानपुर में बहुत बड़ा इनोवेशन काम का सेंटर है, IIT मद्रास में, IIT दिल्ली में, तमाम सारे जगह में जाता हूँ। जहाँ भी आया IIT क्यों, NIT में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अब लोग प्राउडली कहते हैं कि हमारे बच्चे आजकल ये नई चीज पर काम करते हैं, क्योंकि काम करने के हमारा लेवल बहुत भी नीचे है। आप अभी इस कंफ्यूजन में रहिए कि हम जो ऑलरेडी अमेरिका बन चुके हैं, ऑलरेडी जर्मनी बन चुके हैं, नहीं, हम वहां नहीं पहुंचे। लेकिन ये एक्सपीरेशन है कि उससे आगे बढ़ जाए। अगर वो जो है चांद के ऊपर वो अगर भेजते हैं, अपने जो विमान को भेजते हैं, तो हम चांद पे नहीं भेजते कि चांद के दक्षिणी जो ध्रुव है वहां पे भेज करके उसको अपने लैंडओवर को उतारते हैं, जो उन्होंने कभी नहीं किया। तो हम वो कर रहे हैं जो कि वो लोग कभी नहीं करते, क्योंकि हमारे देश में नॉलेज की कमी नहीं, हमारे देश में क्रिएटिविटी की कमी नहीं। आज दुनिया के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन, वहां पे आप जाकर देखें तो भारतीय वहां पे पड़े, उनके हेड भारतीय, बड़े बड़े लैब्स में साइंटिस्ट हमारे भारतीय वहां पे। लेकिन अब उन भारतीयों को वापस हिंदुस्तान में आने करके और हिंदुस्तान में आकर के अपने कर्तव्य दिखाने को, अपना जो है कौशल दिखाने का मौका मिला। जिस प्रकार से देश में जो कार्य चल रहा है, ऐसी एक नई कार्य संस्कृति बनती चली है। एस्पिरेशन फॉर द एक्सीलेंस, एस्पिरेशन फॉर सेल्फ रिलायंस। कैसे हम अपने आप को हर चीजों, मैं जैसे अर्बन सेक्रेटरी भारत सरकार में हुआ करता था, अर्बन में मेट्रो जो हमारा बहुत सारी चीजें हम बाहर से परचेज किया करते। आपको जान के कि आज की डेट में 80% हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। जो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, 80% में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, और वो 100% हो जाएगा। जो थोड़ा मोड़ा बचा रह गया, उन चीजों को धीरे धीरे हमारे सिस्टम बिल्डअप करता जा रहा। वो सारा चीज, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, सिविल सिस्टम हो, मैकेनिकल सिस्टम हो, टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम हो, सारा सिस्टम आत्मनिर्भर बनते हैं। क्योंकि यही एक मंत्र हमें माननीय प्रधानमंत्री से मिलता है कि कैसे हम चीजों को रिफॉर्म करें, परफॉर्म करें, उसका ट्रांसफॉर्म करें। यानी हमारे पास जो चैलेंज है, उस चैलेंज को हम महसूस करें, और चैलेंज को महसूस करके चैलेंज को एड्रेस करने के लिए जो हमारी ताकत है उसको कैसे उपयोग करें। तो वो करने के लिए जब भारत कर रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा है, तो बलिया को भी करना पड़ेगा, बलिया को भी बदलना। और बदलाव कहाँ से होगा? सबसे पहला बदलाव हमारे दिमाग से। विकसित भारत हो, चाहे विकसित उत्तर प्रदेश हो, विकसित बलिया हो, या विकसित हमारा शहर हो, विकसित हमारा गाँव हो, सबसे पहला जो परिवर्तन हमारे दिमाग होगा कि हम कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा तो लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि हम पूरे देश को स्वच्छ करेंगे, वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी राष्ट्रपिता बापू के लिए कि जब हम 2 अक्टूबर 2019 को उनकी 150वीं जयंती मनाएंगे तो हम देश को स्वच्छ करेंगे। जब उन्होंने कहा तो पूरे देश में अलग किस्म की चर्चा हो रही, क्या ऐसा संभव है? कोई कर सकता है? ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं, क्योंकि उसमें भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था, तमाम सारे नेगेटिव वॉइस होगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि आज हम बिल्कुल सर्वोच्च स्तर की स्वच्छता को प्राप्त करते हैं, लेकिन एक बात को मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि देश हमारा स्वच्छ बहुत तेजी से हुआ 2014 के बाद से लेकर के, और आज लोगों की माइंड सेट बदला, लोगों का मेंटालिटी बदली है।
लोग आप स्वच्छ रहना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में बैठ गया कि अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमें बीमारियां फैलेंगी, अगर स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमारा नुकसान होगा, स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू घटेगी। हमें स्वच्छ रहने का, और स्वच्छ अगर नहीं होते तो शायद जो हमारी 2020 में इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, कोविड की वैश्विक महामारी की त्रासदी आई थी, वो त्रासदी कितने और लोगों को केवल अस्वच्छता के नाते ग्रास कर जाती, कितने लोग मर जाते केवल इस कारण के नाते, तो उसके फर्दर उसका संक्रमण होता। लेकिन जो इतना बड़ा आगे का काम किया गया उससे कितना फर्क। आज हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप यूपीआई आप देखोगे, यूपीआई हमारे पेमेंट का सिस्टम है, वो पेमेंट का सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट का सिस्टम है। आज हम फाइनेंस के बारे में, चाहे मेडिकल सिस्टम के बारे में, अर्बन सिस्टम के बारे में, बहुत सारे इतने सारे डिजिटल पब्लिक, एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीस्टेट, इतना सारा चीज हम लोग कर रहे हैं जो कि दुनिया के लिए एक उदाहरण बनता है। आज बीपीआई को हिंदुस्तान दुनिया को दे रहा है, दुनिया के देशों को दे रहा है। लोग सोच रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान कर, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से ऐसा केवल हमने महसूस नहीं किया था। कई बार अब तक खुद के घर का बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट, तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम सोचते हुए कुछ नहीं कर सकता, इसमें कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन उसमें विश्वास जमेगा उसको करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको विकसित उत्तर प्रदेश में, बल्कि विकसित बलिया के बारे में सोचें। आप सोचिए कि कैसे बलिया में, मुझे बड़ी खुशी हुई कल मैं यहाँ पे बलिया आया और बहुत सारे जिस प्रकार से मैंने यहाँ के रोड सिस्टम को देखा, यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि पहुंच गए, क्योंकि हमें 200 अभी 20 साल 22 साल बाकी है, लेकिन इतना परिवर्तन हुआ उसको देख खुशी हुई। और ये आगाज है, ये बताता है कि आगे हम और क्या करने वाले हैं। बच्चों, ये आपके लिए, मैं कहूंगा कि आपके लिए चैलेंज, आपके लिए चुनौती कि कैसे आप उस विकसित भारत से, विकसित उत्तर प्रदेश से आप नई टेक्नोलॉजी सीखो। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी तो सीखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ भी उपयोग कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में, अपने घर की समस्या को देखो, अपने मोहल्ले की समस्या को देखो, अपने सोसाइटी की समस्या को देखो, अपने शहर की समस्या को देखो, उस समस्या को कैसे अपने नॉलेज को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चालू करोगे तो आप विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो। आप देखोगे कैसे बिग डाटा का कहाँ यूज कर सकते हो, कहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, कहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में करते हो, क्या सेमीकंडक्टर के जो हमारे आज जो देश में इतना सारा कुछ बन रहा, क्या उसका उपयोग करके अपने लोगों की जिंदगी को सुधार कर सकते हैं, क्या लोगों को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। तो इन सब चीज का जो लक्ष्य एक ही है, विकसित भारत का मतलब है ईज ऑफ लिविंग, लोगों की जिंदगी इतनी आसान हो जाए कि लोग अपनी भगवान ने जो क्षमता दी सारी क्षमता के मुताबिक बेस्ट से बेस्ट काम कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना आसान हो जाए कि कहीं कोई किसी प्रकार का व्यवधान न हो, रोकथाम न हो, जो जिस चीज में जो क्षमता है उस क्षमता के मुताबिक अपना काम मार्केट को दे सके, सोसाइटी को दे सके। उस काम को करने के लिए आपको इस टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो मैं बच्चों आपसे कहूंगा कि जो पढ़ रहे हो उसके बारे में आप अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो, और पढ़ रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी को इनपुट करो। ये मत सोचो कि हमको पढ़ाया नहीं जा रहा, अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो आज बहुत कुछ नॉलेज आप केवल डिजिटल सिस्टम के माध्यम से एक्वायर कर सकते हो, अपने आप को डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कर सकते हो। बहुत कुछ चीजें आपको यूट्यूब को उपलब्ध है, आप कर सकते हो। आप अपने हमारी जो पौराणिक जो इतना सारा ज्ञान तंत्र हमारा बड़ा हुआ, भारतीय ज्ञान तंत्र बड़ा हुआ, उसकी क्या चीजें ऐसी जो आज हमारे रेलेवेंट है, उस पर रिसर्च करके आप ला सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आज आप देखो किस प्रकार से आयुर्वेद किस तरह से आगे बढ़ा, योग इसके बारे में, मतलब ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ योग सीखने क्या जो दुनिया में योग सिखाने के निकले, क्योंकि हम तो गुरु हैं, उसको जो वो योग सिखाने के लिए तमाम सारी जगह गए। तो क्या आप कर सकते हो, कैसे अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हो, कैसे आप अपना आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो, कैसे आप मानसिक उन्नति कर सकते हो, और कैसे आप अपने आप को इस जो विकसित भारत है, विकसित उत्तर प्रदेश है या विकसित बलिया है, उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हो। अपने आप पे विश्वास रखो, जरूर तुम कर सकते हो बच्चों, सारे, क्योंकि लोगों ने जो परिवर्तन मैंने दुनिया में, मुझे साउथ कोरिया जाने का कई बार मौका मिला। साउथ कोरिया वो देश है जो विकसित से विकासशील से विकसित बना। जब 70s के पहले वो विकासशील हुआ करता था, 90s के बाद विकसित। उनकी जो पर कैपिटा इनकम इतनी सारी है, आप कोरिया के, साउथ कोरिया के बारे में पढ़ो, देखो कि कैसे उन्होंने किया।
अगर वो कर सकते हैं तो भारत भी कर सकता है। भारत एक ऐसे नेतृत्व में है, जो चाहे भारत का नेतृत्व हो, चाहे हमारे प्रदेश का नेतृत्व, ऐसे नेतृत्व है जहाँ पे वो परिवर्तन चाहते हैं। आज पूरे देश में वो एक नए किस्म की सोच विकसित हुई है। उस सोच से अपने आप में जोड़ करके तुम इस प्रदेश को, इस देश को विकसित बनाने में पूरा पूरा योगदान दे सकते। मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप नौकरी ढूंढने की जगह उद्यमी बनने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर कैसे हम लोग बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में योगदान देने का सोचें। अपना बेस्ट से बेस्ट देने का सोचें। बाकी सब चीज ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगी। भगवान ने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था से सब कुछ हो जाएगा। उसी परिवर्तन की एक झलक में आपको शुरुआत में दे रहा था कि जहाँ कुछ नहीं था, आज इतना सब कुछ हो गया। अगर यहाँ इतना सब कुछ हो तो हर जगह सब कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। मैं आप सारे लोगों को आज जो कार्तिक पूर्णिमा अभी कभी यहाँ पे पवित्र कार्तिक पूर्णिमा बीती, और आज मुझे यहीं से सीधे मैं जा रहा हूँ दगड़ी मेला का वो भूमि पूजन करने के लिए। वो जो आपका सौभाग्य मिलेगा उसको देखने का, वहाँ भी जब जाओ तो उसको दो दृष्टि से, एक तो आप आनंद लेने के लिए, दूसरा हम और क्या बेहतर करें, उस दृष्टिकोण से सोचने का। हर जगह हाउ कैन यू गो स्टेप अप, क्या हम बेहतर कर सकते हैं। अगर उस दृष्टिकोण से सोचना चालू करोगे, देखोगे कि कितना सारा आप परिवर्तन के, आप काया करके वाहक बनोगे, और तब सच्चे रूप से आप उस विकसित भारत का आनंद ले सकते हैं। मैं आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।